हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक देखिए, आपका करंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। आप न्यूज़ देखेंगे, कोई भी न्यूज़ खोल लीजिए, वहीं वहीं आपको एक ही मिलेगा। समान नागरिक संहिता के बारे में न्यूज़ें चल रही हैं। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और यूसीसी आपको इसका शॉर्ट फॉर्म कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए, इसको आप इसका अर्थ निकालेंगे, इसको पढ़िए। समान नागरिक संहिता यानी हर एक नागरिक के लिए समान कोड, है ना। कैसा? हर एक नागरिक के लिए एक समान कोड होना चाहिए, जिसके तहत आपकी जो है आगे चीजें चलेंगी, यानी नियम कायदे कानून चलेंगे। अब इसको एक एक करके देखिए कि क्या रहता है। यह एक सामाजिक मामलों से जुड़ा कानून है। सामाजिक मामलों से क्या है मतलब कि जो नॉर्मल आपके शादी के, ठीक है, शादी के नियम धर्म, तलाक से, विरासत के, बच्चा गोद लेने के जो छोटे छोटे आपके समान कानून चलते हैं, इन सब के लिए यूसीसी लाया जाएगा। और इसके अलावा आपका एक क्रिमिनल होता है ना, जो आप आईपीसी जो है, आईपीसी से क्या होता है, अगर कोई हम क्राइम करते हैं तो आईपीसी के तहत हमें सजाएं मिलती हैं, है ना। आईपीसी के तहत हमें सजा मिलती है। देखिए क्या है कि इसमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम, ठीक है, सिख ईसाई, कोई भी जाति का पर्सन है, कोई भी धर्म का पर्सन है, अगर उसने कुछ क्राइम किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, किसी का गला काट दिया, किसी का हाथ पैर काट दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो उसको सजाएं किस प्रकार से मिलती हैं? सजाएं उसको एक जैसी मिलती हैं। किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाता है कि भाई ये तो उस राज्य का व्यक्ति है, इसको इतनी ही सजा मिलेगी, या मतलब ये तो औरत है, इसको ज़्यादा सजा मिलेगी, ये आदमी है तो इसको कम सजा मिलेगी। ऐसा तो कहीं प्रावधान दिया नहीं गया है। अगर आप क्राइम करते हैं तो आपको एक कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। वहाँ आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो है आपका आईपीसी। अब जो आपके सामाजिक मामले हैं, सामाजिक मामलों में आपको इस तरीके से जो है कानून नहीं बने हुए हैं। सामाजिक मामलों में जो है, जैसे आप देखेंगे कि सामाजिक मामले में, जैसे क्राइम के मामले में आपको एक कानून के तहत सजाएं मिल गई, लेकिन सामाजिक मामलों के लिए एक कानून नहीं है। तो अगर सामाजिक मामलों के लिए एक कानून होगा तो उसी का नाम है यूसीसी, उसी का नाम है यूसीसी। यह एक सामाजिक मामलों से जुड़ा कानून है। देखिए इसमें क्या क्या सामाजिक मामले आपके आएंगे। समान नागरिक संहिता आने से सभी धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, बच्चा गोद लेने जैसे, भरण पोषण जैसे मामलों में समान कानून लागू हो जाएंगे। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि धर्म के लोग, विवाह है, विवाह जब हम लोग शादी करते हैं तो देखिए मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब लोग अपने अपने नियम धर्म कानून से शादी करते हैं, अपने अपने उनके लागू नियम होते हैं। ठीक है, आपने शादी कर ली, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप तलाक का मामला देखेंगे कि हिंदू धर्म में कोई महिला तलाक लेती है तो उसको पति की संपत्ति से कुछ हिस्सा मिल जाता है, एलिमनी मिलती है, यानी मंथली उसको पैसा दिया जाएगा कि भाई इतना खर्चा बच्चे का रहेगा अगर बच्चा है तो, और इतना खर्चा बीवी को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो तलाक, तलाक होने के बाद किसी भी औरत को उसको एलिमनी और खर्चा पानी नहीं दिया जाता उसके पोषण के लिए। अब मान लीजिए अगर वो कामकाज नहीं करती है, महिला नौकरी नहीं करती, तो वो क्या करेगी? तो इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए समान कानून नहीं है। अब इसके बाद देखिए विरासत। विरासत में क्या है कि अभी आप क्या देखते हैं कि लड़कों को तो पिताजी की विरासत से हिस्सा मिलता है, लेकिन लड़कियों को नहीं मिलता है। यूसीसी आने के बाद क्या होगा कि लड़कियों के लिए भी समान हिस्से होंगे, बच्चे जितने होंगे उतने ही समान हिस्से जागा जमीन के हो जाएंगे। इसके बाद देखिए बच्चा गोद लेना। देखिए अगर आप हिंदू धर्म में अगर आप बच्चा गोद लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं, लेकिन अगर अगर आप इस्लाम धर्म में हैं तो इस्लाम धर्म में बच्चा गोद ले, किसी भी महिला को बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ नियम कायदे हैं अपने अपने धर्म के अलग अलग। भरण पोषण वाला मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर एक महिला मुस्लिम धर्म की है और अगर वो तलाक लेती है तो उसके साथ ये अन्याय होता है कि उसको भरण पोषण के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो मामले हैं, ये सारे मामले आपकी यूसीसी में इंक्लूड किए जाएंगे। समान नागरिक संहिता की मूल भावना सभी के लिए एक सिविल कानून लाना है। देखिए इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि हर इंसान को एक समान कानून लागू किया जाए, किसी के भी जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो, है ना। किसी को भी क्या है कि जैसे महिला है तो उसको ये तलाक दे के और उसको महिला के नाम पर ये नहीं कि अब उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, नॉर्मल बात है ना। तो समान नागरिक संहिता की मूल भावना क्या है कि सभी को एक सिविल कानून
एक जैसा मिले, इसकी ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाया जाए, है ना। और अभी न्यूज में अगर आप लोग देखेंगे ना, तो उसमें दिखाया जाएगा कि और जैसे जनजाति है, जनजातियों के अपने अलग अलग धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म है, तो उनके अपने पर्सनल लॉ पे क्षति पहुंचाने के लिए सिविल कानून लाया जा रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, वो अपनी सोचने की क्षमता है। इसमें पॉजिटिव ही पॉइंट जोड़े जाएंगे, नेगेटिव तौर पर किसी भी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। देखिए इस चीज को, यह कानून किसी भी धर्म जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होगा। निजी कानून क्या है? इस्लाम धर्म में क्या कानून है? एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, और तलाक लेने के बाद क्या है? किसी महिला को उसको मेंटेनेंस नहीं देना है। भाई उसने एक शादी की, उसको उसको क्या दिक्कत है? उसने तलाक कर लिया, नॉर्मल बात सोची ना, तलाक कर लिया भाई, उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उस महिला का क्या? उस महिला का क्या जिसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा? तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है? गलत चीज है ना, उनके लिए अत्याचार हो गया ना, अत्याचार हुआ ना, उनको तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए, है ना। तो यही बताया गया है कि यह कानून किसी भी धर्म जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होगा। तो फिर वहां पे इस्लाम में जो लिखा गया है, इस्लाम धर्म में लिखते हैं कि तलाक के बाद मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, कोई भी मुस्लिम महिला किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। तो ये सारे कानून रद्द कर दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इस्लाम वालों को क्या लगता है कि हमारे निजी कानूनों को ठेस पहुंचाया जा रहा है, बल्कि निजी कानूनों को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है लोगों का। यानी महिला किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या किसी भी जन्म स्थान से क्या मतलब है? तो जनजातीय क्षेत्र में किसी ने जन्म लिया, है ना। देखिए आगे, भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 तक भारतीय नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है। भारतीय संविधान हमारा जो है, और उसका जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है भाग 3 में, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। अब उसमें लिखा गया है कि हम सभी धर्मों का संरक्षण करेंगे, मतलब राज्य जो है सभी धर्मों का संरक्षण करेगा। अब जब अगर यूसीसी आएगा, धर्म के निजी कानून का तो हनन थोड़ी बहुत होगा ही, उनमें तो हम हाथ तो उसमें यूसीसी का लगेगा ही बीच के भाई, किसी न किसी तो उसमें जो निजी कानून है, अगर उस निजी कानून में कुछ कमी दिखती है या यूसीसी के मुताबिक नहीं है, तो उसमें से क्या होगा? एक मिनट, अब देखिए इधर पर, उसमें से क्या होगा कि वो जो निजी कानून है वो नीचे दब जाएंगे, यूसीसी ऊपर हो जाएगा। तो इसी के कारण विवाद छिड़ा हुआ है कि भारतीय संविधान भाग 3 के अनुच्छेद में जो 25 से 28 तक आपने जो हमें अधिकार दिए हुए हैं, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रताओं की हमें गारंटी दी हुई है, वो तो मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। और मौलिक अधिकार तो हमारे मूल अधिकार है, जिसके तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आराम से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। तो यही मुद्दा छिड़ा हुआ है कि इससे तो हमारे धार्मिक अधिकार जो है, जो मूल अधिकार है, इनका तो हनन हो जाएगा 25 से 28 तक। इसके अलावा संविधान का भाग 4 में डीपीएसपी दिए हुए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 जो है, उसमें राज्य को दिए गए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। उसमें लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य में समान कानून लागू करे। उसमें बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून लागू करे, और राज्य का कर्तव्य अगर राज्य नहीं करता है तो इसके लिए आप राज्य के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते भाई, नॉर्मल बात है ना। तो हर राज्य में तो ये कानून लागू है नहीं। अब इसमें आपका एक गोवा राज्य आता है। कौन सा गोवा राज्य आता है? गोवा राज्य में यूसीसी लागू है, हमेशा से है, पुर्तगाल के समय से है ना। इस चीज को याद रखिएगा। भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें यूसीसी लागू है, वो है गोवा। देखिएंगे तो अनुच्छेद 44 में यूसीसी लागू करने की बात कही गई है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में यह विवाद ब्रिटिश काल से ही चला रहा। अब ब्रिटिश वालों को तो उनका क्या था कि आप एक कानून लागू कर दें, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश वाले जब इधर आए, उन्होंने एक कानून लागू करने की सोची। तो आप देखिए भारत में धर्म को लेकर कितनी विविधता है, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो उन लोगों को क्या रहा कि हमारे धर्म से खेल खेलना चाहते हैं आप लोग, तो ब्रिटिश वाले भी यहाँ पे यूसीसी का कानून नहीं लागू कर पाए, है ना। तो तभी से विवाद चला आ रहा है। और ये आपका जो स्वतंत्रता संग्राम चला था 1857 का, 1857 की क्रांति भी तो आपकी ये धर्म के आधार पर ही तो मनाई गई थी, धर्म के आधार पर ही तो आगे बढ़ी थी। चलिए देखिए आगे, भारत में समान अधिकार न मिलने के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग अपने धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है। एक तो आपका सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें, खासतौर से इस्लाम धर्म की महिलाओं के लिए उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, सिर्फ इसके कारण कि उनके धार्मिक कानून मनाए जा रहे हैं। भाई एक महिला को तलाक दे दिया जाएगा, उसको घर से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उन लोगों का पहले कानून क्या था
कि आप इस्लाम धर्म के अनुसार मुंह से 3 शब्द निकालिए, तलाक 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 हो गया, तो अब वो इंस्टेंट तलाक आपका खत्म हो गया। लेकिन अभी भी तलाक अगर होता है, लिखित कागजी तौर पर तलाक होता है, तो आप महिला को कोई भी मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो क्या ये बात उचित है क्या? इसके तहत कई केस भी सुप्रीम कोर्ट तक गए, है ना। तो बहुत जिस प्रकार से धार्मिक कानून मनाए जाते हैं, उसके तहत बहुत सारे धर्म के लोगों के और बहुत सारे लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। चलिए देखिए आगे, मूल अधिकारों का हनन है। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बड़े वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है। उसमें बताया गया कानून के समक्ष समानता। अब भाई कानून में एक हिंदू महिला का तलाक होता है, तो वो लोग बता देते हैं भाई इतना इतना आपको मंथली देना पड़ेगा, इतनी इतनी संपत्ति आपको पति से मिलेगी, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर इस्लाम की महिला है, तो उसके लिए ना तो पति की संपत्ति उसको दी जाती है, और ना ही किसी प्रकार से उसको पैसा दिया जाता है, मेंटेनेंस के नाम पे एलिमनी बोली जाता है, और इसके अलावा ना उसको किसी प्रकार से बच्चा गोद लेने का अधिकार है। अब आप बताइए, क्या ये कानून के समक्ष समानता है? तो अगर आप बोलते हैं कि मतलब यूसीसी आने से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो नहीं आने पर भी तो हो रहा है। इस चीज़ को देखिए ना, महिलाओं के मौलिक अधिकारों का तो नहीं आने पर भी हो रहा है ना। इसके अलावा आगे देखिए, संविधान समान नागरिक संहिता आने पर धर्म के कारण उलझने वाले कोर्ट के मुद्दों से आसानी से समझा जा सकता है। देखिए कोर्ट क्या है? कोर्ट चलता है हमारा संविधान के आधार पर, इसको समझिए। कोर्ट चलता है संविधान के आधार पर। कोई भी मामला आता है तो कोर्ट देखता है कि कहाँ मौलिक अधिकार लग रहे हैं, कहाँ कर्तव्य लग रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से कोर्ट देखता है कि संविधान की किस प्रकार से चीज़ें हैं, क्योंकि वो संविधान का रक्षक है, उसने संविधान पढ़ रखा है। लेकिन इसके अलावा जब मुद्दा जाता है और वो फैसला करना चाहता है, तो उसी बीच एक चीज़ आती है धर्म, है ना, धार्मिक चीज़ें आ गई। अब धर्म जब वहाँ लगता है, तो धर्म के आधार पर जो निजी कानून है, जो पर्सनल लॉ है, वो आके गूंद के चले जाते हैं कि भाई इससे इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इससे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, जो हमें धर्म के आधार पर स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो उसमें बोल दिया जाता है कि हमारे धर्म के तौर पर हमारे मूल अधिकारों को हनन किया जा रहा है। अब उसमें क्या होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे चाबी लग जाती है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला नहीं दे सकता है, क्योंकि निजी कानूनों के तहत सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पीछे हटना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। तो बहुत सारे मामले 10, 15, 20 साल तक डले रहते हैं। तो समान नागरिक संहिता आ जाएगी, कानून के पास, कोर्ट के पास एक कानून होगा, उसी के आधार पर उसको फैसला करने होंगे, तो वो आसानी से बहुत जल्दी कोर्ट के मामले निपटा देगा। समान नागरिक संहिता आने पर धर्म के कारण उलझने वाले कोर्ट के मुद्दों से भी आसानी से समझा जा सकता है। सभी के लिए कानून में समानता से देश में एकता आएगी। सभी के लिए कानून एक जैसा रहेगा, भाई एकता बड़ी नॉर्मल बात है, जब सबको एक कानून एक क्रिमिनल लॉ चल रहा है हमारा आईपीसी, और देश तेजी से विकास करने के पथ पर बढ़ेगा। हम सब एक हो जाएंगे, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, अपने धर्म को मानिए, लेकिन कानून की नज़र में हम सब एक हो जाएंगे, तो भाई विकास तो होगा। आगे देखिए, अब एक केस आया था, इस चीज़ को समझिए। राजीव गांधी सरकार थी उस समय पर, राजीव गांधी की सरकार, और उस समय पर सर्वोच्च न्यायालय में शाहबानो मामला आया था, एक बहुत प्रसिद्ध मामला है इसी से जो जुड़ा हुआ। ये एक 62 वर्षीय महिला थी, कितनी, 62 वर्ष की, मुसलमान महिला थी, इनके 5 बच्चे थे, है ना। अब देखिए 1978 का केस है, तो 5 बच्चे तो नॉर्मल थे उस समय पर लोगों के। इन्होंने 62 ईयर की थी तब इन्होंने अपने पति से तलाक लिया। अब देखिए एक 62 साल की महिला भाई कहाँ कमाने चली जाएगी, और पूरी धन दौलत तो पति के नाम की होती है। अब जैसे ही उसने तलाक लिया, तो तलाक होने के बाद वो अपने 5 बच्चों के साथ एक तरफ, और उसके पति की पूरी संपत्ति, उसको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा औरत को, समझिएगा इस चीज़ को। 5 बच्चों की माँ जिन्होंने अपने पति से 1978 में तलाक लिया, इनका मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में 7 साल बीत चुके। कितने, 7 साल का मामला लगा। अब 7 साल भाई उसने क्या खाया, क्या किया, कैसे गुजारा किया, समझे इस बात को। हालांकि न्यायालय ने फैसला किया कि महिला को निर्वाह करने के लिए समान जीविका दी जाए। अब समान जीविका दी जाए, लेकिन इसमें भी इस्लाम धर्म वाले आए और बोले भाई हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे धर्म के उल्लंघन करेगा, तो हमारे धार्मिक मूल अधिकार हैं उसका उल्लंघन हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। अब वो महिला ने केस मेंटेनेंस के लिए किया कि भाई हमें कुछ खर्चा चाहिए, जरूरी भी एक हिसाब से, लेकिन इस चीज़ को इस्लाम धर्म में बताया नहीं गया। तो हुआ ना, महिला के तो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, है ना। अब आपका जो आपके निजी नियम कायदे कानून है वो अलग है, लेकिन इधर अगर आप ओनली एक धर्म के आधार पर ना मान के ओनली आप उसको एक व्यक्ति माने, तो 62 वर्षीय महिला वो क्या करेगी, उसको तो मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए, समझिएगा इस बात को।
तो इस प्रकार से ये केस आया था राजीव गांधी सरकार में। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कौन सी सरकार थी, कब था, कितने साल की थी, सर्वोच्च न्यायालय में था। इसके बाद शाहबानो मामला किससे जुड़ा हुआ है, यूसीसी मामला इसमें आ गया था, है ना। 7 साल, बताइए 7 साल उस महिला ने चक्कर लगाया, वो 62 साल की महिला। इसके बाद उसको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस दिया गया, वो भी क्या है, इस्लाम के निजी कानून के अपोजिट चला गया। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। सबसे ज़्यादा भाई भारत की महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। इसके बाद देखिए, यह नियम लागू होने के बाद महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाएगा। कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, उधर ससुराल से बेदखल कर दिया जाता है, महिलाओं की तो दुर्दशा बन जाती है। समझिएगा इस चीज़ को, महिलाओं की तो दुर्दशा बन जाती है। और देखिए आगे तो उसमें क्या होगा कि समान नियम लागू हो जाएंगे कि मान लीजिए लड़की लड़का जितने भी बच्चे हैं तो पिता की संपत्ति उतने ही बच्चों में बट जाएगी। वो बात अलग है कि आप वसीयत लिख के और पूरा जो है, अगर जो मतलब महिला है वो अपने भाई को अपनी संपत्ति करना चाहती है तो उसका एक सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड वगैरह लगेगा, और कोर्ट के अलावा पूरा मामला चला जाएगा कि हाँ भाई अभी भी आज की डेट में भी क्या है, जो महिलाओं से पूरा सिग्नेचर करवाया जाता है उसमें लिखवाया जाता है कि मैं अपने पूरे होश और आवाज़ में बिल्कुल अपनी संपत्ति यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से आपकी संपत्ति चली जाती है। लेकिन अब क्या होगा कि यूसीसी आने के बाद पूरे टोटल हिस्से अपने आप हो जाएंगे। अभी क्या था कि आपको ये नोट लिखवाया जाएगा, बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक हिस्से हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जितने बच्चे हैं उतने ही जमीन के हिस्से होंगे। इसके बाद देखिए, गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगालियों के समय से है। तो इसमें बोला जाता था पुर्तगालियों की नागरिक संहिता बोला जाता था। इसके बाद जब गोवा भारत का राज्य बना 1961-62 में, उसने इस कानून को अपने में लागू कर लिया। गोवा ने समान नागरिक संहिता लागू कर लिया और उसने बोला गोवा नागरिक संहिता नाम से उस कानून को बना दिया। तो 1867 से लागू है पुर्तगालियों के समय से, लेकिन जब 1961-62 से गोवा जब भारत का राज्य बना तब से गोवा में लागू है। अब इसको देखिए, यहाँ पे कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, कोई जाति के आधार पर नहीं, कोई जन्मस्थान लिंग किसी के भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। एक कानून चलता है, चाहे वो सिविल हो और चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो। तो क्रिमिनल में आईपीसी तो आपकी पूरे देश में चलती है। अन्य देश अमेरिका में भी देखिए एक नियम चलता है, पाकिस्तान। अब एक नियम इसलिए चलता है, देखिए पाकिस्तान वालों का क्या है, उन्होंने बोल दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, आयरलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पे यूसीसी चलता है। तो पाकिस्तान का मैटर्स नहीं है, पाकिस्तान ने बोल दिया भाई हम मुस्लिम कंट्री है। जब पूरा देश मुस्लिम है तो वहाँ पे मुस्लिम कानून चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अपना यूसीसी लागू कर रखा है। अब हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पे विविध प्रकार के धर्म है और विविध प्रकार के धर्मों के कारण उनके अपने निजी कानून चलते हैं। और हमारे देश में यह ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, कि हम सिख राष्ट्र हैं। ऐसा कहीं भी नहीं हमारे देश में लिखा गया है, कहीं भी संविधान में कहीं नहीं मिलेगा कि भारत किस धर्म का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो अमेरिका में भी ये बड़े बड़े देश देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक धर्म वाला सिस्टम चलता है। आगे देखिए क्या है, समान नागरिक संहिता आने पर शादी से जुड़े नियम एक रहेंगे, तलाक से जुड़े नियम एक रहेंगे, गोद लेने के आधार पर नियम एक रहेंगे, मेंटेनेंस तय औरतों के लिए एक नियम पर होगा, उत्तराधिकार के नियम किसको बनाना है किसको नहीं, ये चीज़ आपकी एक नियम के अधिकार पर आ जाएगी। विरासत के नियम और पति पत्नियों की संख्या, जनजाति में क्या होता है, कितनी भी पत्नियां रख सकते हो, कितनी भी पति। और इस्लाम धर्म में भी 4 शादियां हो जाती हैं पति की, है ना। तो इसमें क्या है, इसकी संख्या निर्धारित कर दी जाएगी कि कितनी शादियां होनी है। परिवार नियोजन से जुड़े मामले भी इसी में आ जाएंगे। और सारा जो कानून है एक समान होगा, सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू हो जाएगा पूरे देश में, है ना। अब देखिए, देश में कुल आबादी का 8%, देश की कुल आबादी का 8% से ज़्यादा हिस्सा आपको आदिवासी समुदाय मिलेगा। बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा अब बात करें जंगल है, तो जंगल पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। तो जो आदिवासी लोग हैं भारत के 8% जनसंख्या है ना। 8% का मतलब है 10.43 करोड़, 10.43 करोड़ आदिवासी है, ठीक है। आप एक पढ़े लिखे इंसान को तो समझा सकते हैं कि भाई ईसीसी क्या है, कानून क्या है, लागू करना है क्या, लेकिन आदिवासी को तो आप समझा भी नहीं सकते। तो इनके अधिकारों का भी हनन होगा, तो ये लोग भी उत्पात काटेंगे यूसीसी लागू होने में, क्योंकि इन लोगों के लिए भी एक समान कानून आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके इतने सारे मैंने मुद्दे बताए हुए हैं, किस प्रकार से सही चीज़ है, किस प्रकार से गलत चीज़ है। तो अब देखते हैं कि आखिर पूरी रिपोर्ट कब तक आती है, कब तक नहीं आती है, मोदी जी लागू कर पाते हैं कि नहीं लागू कर पाते हैं।
मोदी जी ने तो उन्होंने तो अपने 3 मुद्दे बहुत बड़े बड़े बताए ना, कि जैसे अपना 370 हटाया, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा है ना। इसके बाद राम मंदिर का केस सुलझ गया। अब यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा है। यूसीसी लागू होने के बाद ये 3 बड़े बड़े कानून, आपके 3 बड़े बड़े मुद्दे मोदी जी के द्वारा सुलझा दिए जाएंगे। तो लगभग लगभग 2024 में सुना हो सकता आ जाए। अब देखते हैं क्या आगे होता क्या है। अभी तो फिलहाल में अगर आप न्यूज़ देखेंगे बहुत ज़्यादा विवाद मचा हुआ है, और उन विवादों के तहत ही मैंने ये सारे आपके पॉइंट निकाले हुए हैं। तो अगर आप आंसर राइटिंग भी करना चाहें तो इसी प्रकार से कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव, वो आप लोग अलग कर लीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।